हेलो वन चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है क्या बायजू दिवालिया होने की कगार पर है। यह मुद्दा यहां पर चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में बायजू के फाउंडर रविंद्रन के द्वारा अपने और कुछ फैमिली मेंबर्स के घर को यहां पर गिरवी रख के करीब 15,000 एम्प्लॉयज को यहां पर सैलरी दी गई। उससे कुछ समय पहले यहां पर देखा जाए तो बीसीसीआई के द्वारा भी 158 करोड़ रुपए के पेमेंट चूकने को लेकर के यहां पर बायजू पर एक यहां पर नोटिस भी भेजा है। इसके कारण ये कंपनी यहां पर लगातार चर्चा का विषय बन गई कि बायजू यहां पर क्यों इस लगातार खराब वित्तीय स्थिति से गुजर रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, दिवालिया होने की स्थिति क्या है, इस पूरे मुद्दे का यहां पर हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले नजर यहां पर डालते हैं इसकी स्थिति को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के, और इसके बाद पूरी स्थिति को यहां पर समझने का प्रयास भी करेंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि बायजू के रविंद्रन जो हैं, जो यहां पर फाउंडर रहे हैं, सीईओ हैं, उनके द्वारा हाल ही में यहां पर अपने घर को और अपने फैमिली मेंबर्स के घर को यहां पर गिरवी रखा। 100 करोड़ रुपए की यहां पर उससे मूल्य राशि जो प्राप्त हुई, उसके माध्यम से करीब 15,000 एम्प्लॉयज को उन्होंने सैलरी दी। दूसरी जो घटना यहां पर देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, बायजूस के साथ यहां पर ऐसे एक मुद्दा उठ के आया है कि बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक यहां पर आरोप लगाया गया है कि करीब 158 करोड़ रुपए का पेमेंट यहां पर बायजू ने बीसीसीआई को नहीं किया है। और इसको लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं 6 जनवरी को इस पेमेंट को लेकर के ऑलरेडी एक नोटिस जो है वो आपको बायजू को भेजा गया है। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, यहां पर यह कंपनी इतनी खराब हालत में क्यों चली गई। तो यहां पे 3 विभिन्न मुद्दों को समझने वाली बात आती है। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें, 3 जो बड़ी चीजें यहां पर आपको बायजू के साथ देखने को मिल रही हैं वो क्या है। पहला कि टेक इन्वेस्टर प्रोसेस ने बायजूस का वैल्यूएशन जो है घटाकर $3 बिलियन से कम कर दिया, और पिछले साल जो कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो करीब $22 बिलियन था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट यहां पर आ चुकी है, $22 बिलियन से गिर करके $3 बिलियन तक आना, और इसके कारण इसमें 85% की ये बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। दूसरी जो चीज यहां पर देखने को मिला, ईडी के द्वारा यहां पर एक नोटिस जो है बायजू को यहां पर भेजा गया, और बायजू पे करीब 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के फेमा का उल्लंघन का आरोप भी लगा है। फॉरेन करेंसी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 1999 में फेमा बनाया गया था, और उसका यहां पर ईडी ने यहां पर जो नोटिस भेजा इसमें कहा गया है कि यहां पर बायजू इस नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद गुरुग्राम का जो ऑफिस जो रेंट पेमेंट था वो नहीं किया गया, और ऐसा ना करने के कारण बायजू के कर्मचारियों की प्रॉपर्टी मालिक ने यहां पर उन्हें बाहर कर दिया, उनके लैपटॉप को जब्त कर लिया है। कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी अब यहां पर सिर्फ उधारी के पैसे पर ही आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है। बायजू की स्थिति पर कई और लोगों ने यहां पर एक सवाल भी उठाया है कि यहां पर यह कंपनी इस स्थिति में पहुंची कैसे, बायजू यहां पर दिवालिया कैसे हो जाएगा, इसके पीछे के रीजन क्या हैं। तो चलिए यहां पर इस पूरे मुद्दे को हम थोड़ा से ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे। पूरा मुद्दा क्या है इसको एक एक करके यहां पे समझते हैं। देखिए इस मुद्दे में आपको नजर जो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि इस तरह की कंपनियों पर, जो बड़ी कंपनियां जब दिवालिया होती हैं उसके पीछे के रीजन क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट को जब आप समझते हैं, इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, एडटेक सेक्टर में सबसे बड़े जहाज में छेद की एक स्थिति, अर्थात एक बड़ा जो नुकसान एक यहां पर आपको देखने को मिलता है वो यही है कि क्या एडटेक सेक्टर के एक बड़े सबसे बड़े जहाज में छेद कैसे हो गया। बायजू एडटेक महासागर में सबसे बड़े जहाज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2019 में अगर हम देखें तो कोरोना महामारी के दौरान इसने कंप्लीटेड सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कंपनियों का यहां पर काफी सारे लोगों को इसने खरीदा था, और देखते ही देखते यहां पर इसका एक छत्रराज होने लगा था। काफी बड़ी यहां पर एक कंपनी आपको बनकर उभरी। बिजनेस चलाने और ग्रोथ के लिए बड़े पैमाने पर यहां पर इसे फंड की जरूरत पड़ी, लेकिन जब बायजू रविंद्रन ने $1.2 बिलियन कर्ज लेने का फैसला किया तो जहाज में यहां पर आपको एक बड़ा छेद आपको देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा जो कर्ज $1.2 बिलियन का जो कर्ज लिया गया, वहीं से यहां पर इसकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ना शुरू हुआ। रविंद्रन उनकी कंपनी ने यहां पर छेद को भरने के लिए जो भी फैसला लिया उसने इसे और भी बड़ा बना दिया, इस जहाज में और भी ज्यादा यहां पर एक तरीके से इसके डूबने की स्थिति को, कहते हैं ना, जब आप एक बड़ा कर्ज ले लेते हो उसको भरने के लिए आप कहीं ना कहीं से और से इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, और इसके कारण यहां पर वो कर्ज अगर नहीं चुका और आपने दूसरी भी चीजें जो डिसीजन लिए वो भी आपके लिए यहां पर एक बड़ा सरदर्द क्रिएट कर देती हैं, और बायजू के साथ एक लगातार ऐसे सेगमेंट होते चले गए जो उसे और भी ज्यादा यहां पर फंसाते चले गए। अगली जो कड़ी यहां पर देखने को मिलती है, कोरोना महामारी के कम होने के कारण छात्रों का स्कूल की ओर लौटने के कारण जो एक संख्या थी, जो एक बड़ी संख्या कोरोना के दौरान यहां पर इनको मिली थी, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलने लगी। इसके कारण यहां पर देखा जाए
अमेरिका की फेडरल रिजर्व ब्याज की दरें बढ़ानी शुरू कर दी और कर्ज लेना और भी ज्यादा यहां पर महंगा हो गया और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, जिससे यहां पर बायजू जो कंपनी थे उस पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद बायजू की एसोसिएट जो कंपनियों ने नेगेटिव सेंटीमेंट्स को लेकर नवींद्रण की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और लगातार एक इस तरीके के माहौल बनना शुरू हुए जो निगेटिविटी, क्योंकि एक जो मार्केट प्राइस होती है, आपने एक बड़ा कर्ज लिया, ठीक है, मार्केट में बड़ा कर्ज लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, उसके हिसाब से लोगों को आपकी जो आनी चाहिए थी वो आने के बजाय लोग जो होते हैं जैसे स्कूल जैसे इत्यादि खुल गए, एक अलग माहौल क्रिएट हुआ, लोग यहां पर आपसे बाहर जाने लगे, जिसके कारण जो कंपनियों पर एक दबाव पड़ना शुरू हुआ, लोग जो होते हैं निगेटिव बातें यहां पर करने शुरू हुई, जिससे कि कंपनी पर की हालत यहां पर और भी खराब होनी शुरू हुई। इसके पश्चात यहां पर देखा जाए तो बायजू को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, इसको लेकर क्या प्रयास किया जाएगा, किस तरीके काम यहां पर शुरू किए जाने चाहिए, इसको लेकर के यहां पर डिसीजन लेना था कि आगे यहां पर कैसे बढ़ना है, इस नुकसान होती स्थिति को हम यहां पर कैसे आगे बढ़ेंगे। यहां से दूसरी चीजों को समझना जरूरी है। चैप्टर 2 को समझते हैं कि कमाई घटती गई, नुकसान बढ़ता गया, जिसमें आप बायजू को यहां पर 3 बिजनेस से यहां पर आपको देखा जाए तो टोटल जो पैसा आता है बायजू को 3 अलग अलग चीजों से आता है। पहला ऑनलाइन लर्निंग, दूसरा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स और तीसरा एसडी कार्ड और टैबलेट पर कोर्स बेच करके। तो यहां पर 3 तरीके से पैसे जनरेट करते हैं। सैलरी और चीजों पर कंपनी हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए यहां पे खर्च कर रही है। कमाई केवल यहां पे 30 करोड़ रुपए है और यानी कंपनी को अपने कोर बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए हर महीने करीब यहां पर आपको देखा जाए तो करीब 150 से ज्यादा करोड़, यहां पे 1000 से 1500 करोड़ की यहां पे जरूरत है। सालाना यहां पर देखा जाए 15000 करोड़ रुपए की यहां पर आपको एक जरूरत जो पड़ती है उसको यहां पर पूरा करने के संदर्भ से, जो कि यहां पर कंपनी के पास 120 से 130 करोड़ हर महीने की जरूरत है और सालाना अगर देखा जाए 1500 करोड़ की यहां पर आपको जरूरत पड़ती है बायजू कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए। अब इतने बड़े खर्च को यहां पर आप कैसे पूरा करेंगे, ये एक वहां पर बड़ा सिरदर्द है। अब बात आगे बढ़ती है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहां पर देखें वित्तीय वर्ष 2020-21 में खराब होती है हालत, 21-22 में देखा जाए तो और भी यहां पर चीजें खराब होनी शुरू हुई। 4 नवंबर को कंपनी 2021-22 के फाइनेंशियल अर्निंग यहां पर जारी करती है और इसमें दिखाया गया कि ग्रुप लेवल पर आखिरी ऑडिट अर्निंग 18 महीने की देरी से सितंबर 2022 में यहां पर फाइल की गई और ये आंकड़े अब यहां पर 32 महीने आपको पुराने हो चुके हैं, अर्थात कि आंकड़े सही नहीं बताए जा रहे थे कि क्या हो रहा है कंपनी में, अर्निंग हो रही नहीं हो रही, कितना यहां पर डेटा आ रहा है, इसका एग्जैक्ट डेटा यहां पे जारी नहीं किया जा रहा था। इसके बाद कोर बिजनेस जो सभी अधिग्रहण को छोड़कर 2021-22 में 3569 करोड़ रुपए की टोटल इनकम दर्ज की गई और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये 2.3 गुना यहां पर आपको अधिक दर्ज कराई गई। उसके बाद 2020-21 के अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2428 करोड़ रुपए थी, वहीं यहां पर 2019-20 में इसे देखा जाए तो 2511 करोड़ रुपए थी। तो ये डेटा यहां पर काफी पुराने यहां पर दर्ज किए गए और इसके बाद यहां पर एक लॉस की स्थिति भी यहां पर आपको दिखाई जानी शुरू की गई, जो 4590 करोड़ रुपए और जो 230 करोड़ रुपए यहां पर एक लॉस की स्थिति भी आपको इसमें दिखानी शुरू की गई। इसके बाद द मॉर्निंग कॉन्टेक्ट की ने अपनी एक रिपोर्ट यहां पर जारी की और एक व्यक्ति के हवाले से में कहा गया था कि रेवेन्यू बहुत कम था, पाइपलाइन में कोई फंडिंग रेजिंग नहीं थी, कंपनी को अभी भी ऑपरेशन बनाए रखने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर की जरूरत थी, जिस तरह से चीजें चल रही थी उसके दिवालिया होने की बहुत अधिक यहां पर संभावनाएं थी, अर्थात कि कंपनी को चलाने को लेकर जिस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं बायजू उसमें फेल होने लगी थी और इसको लेकर के आगे किस तरीके से काम किया जाएगा इसको लेकर भी कोई प्लानिंग यहां पर नहीं दिखाई दी। अगला यहां पर कहानी शुरू होती है, धीरे धीरे देनदारियों का पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। लोग बायजू को करीब 2000 करोड़ रुपए यहां पर पेमेंट करना था, सैलरी वेंडर पेमेंट 200 करोड़ रुपए का था, टीडीएस देना था, जो मार्च का जो बकाया था करीब 500 करोड़ रुपए कस्टमर रिफंड थे और 1000 करोड़ रुपए वेंडर पेमेंट यहां पर आपको पेंडिंग थी। ये सारा कुछ यहां पर इन्हें पेमेंट करना था और इनके पास पैसे धीरे धीरे यहां पर अर्निंग जो थी वो कम हो रही थी। असिस्ट लीज रेंट यूटिलिटी प्रोविडेंट फंड में भी पेमेंट देना था। लगभग 5 लाख एक्टिव स्टूडेंट थे जिन्हें 3 साल के कोर्स के लिए औसतन करीब 70,000 रुपए का पेमेंट किया। यदि कंपनी बंद हो जाती तो उन्हें रिफंड भी यहां पर आपको देना होगा, अर्थात यहां पर इन 3 साल के कोर्सेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहां पर लेते हैं अगर कंपनी कहीं बंद हो जाती है तो इनको भी सबको रिफंड करना होगा कंपनी को। तो एक बड़ा यहां पर मुसीबत आपको बायजू कंपनी में देखने को मिली। इसके बाद अगली जो कहानी यहां से शुरू होती है, अगला जो मोड़ यहां पे आता है
बायजू देखें तो 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर टर्म लोन लेती है। कंपनी का कहना है कि उसे लोन चुकाने के लिए 500 बिलियन डॉलर यानी करीब 400 करोड़ रुपए का सुरक्षित रखें और तब भी उसे 6,000 करोड़ रुपए यहां पर चुकाने होंगे। तो इस तरीके से जो उन्होंने लोन लिया था उस लोन को चुकाने को लेकर के जिस तरीके की प्लानिंग होनी थी, जितना खर्च यहां पर था उसके पास, वो किस तरीके से यहां पर पेमेंट कर रही है, वो सारा रास्ता। अब इनके पास बचा आखिरी रास्ता, आखिरी मोड़, आखिरी चैप्टर जो यहां पर शुरू होता है बायजू का, वो इसे समझ लें तो काफी कुछ हद तक यहां पर बायजू की स्थिति क्लियर हो जाती है। इसके बाद देखिए आखिरी रास्ता क्या है, कंपनी को बंद करना और किसी तरह कर्ज को चुकाना ही एकमात्र यहां पर रास्ता किसी भी कंपनी के पास बचता है जब वो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाती है। बायजू के पास उसके सबसे उपयोगी एसेट क्या है इस समय, तो यहां पर अगर आपको देखा जाए, एक है एपिक को बेचने के बारे में बातचीत लगभग 6 महीने से चल रही है। इस महीने यहां पर कंपनी लगभग 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए इसकी डील करने वाली थी, लेकिन यह अभी यहां पर नहीं हो पाई है। दूसरा यहां पर जी है, एक ग्रेट लर्निंग, एक अच्छा बिजनेस यहां पर है, लेकिन अभी यह सेलर मार्केट में नहीं है और पेमेंट कंपनी को लेकर के सेंटीमेंट्स भी अच्छे नहीं हैं। और जब किसी कंपनी के लेकर के यहां पर अगर मार्केट में आपको पॉजिटिविटी नहीं है तो वहां पर कोई भी चीज जब वो कंपनी सेल करने जाती है तो उसका भी फायदा उसे वहां पर मिलता नहीं है, चाहे वो कोई भी अच्छा भी प्रोडक्ट क्यों ना बेच रहा हो। तो वही चीजें यहां पर बायजू को भी देखने को मिलेंगी। अच्छे दाम पर बिजनेस सेल होना कठिन होगा। बायजू के ग्रेट लर्निंग को 600 मिलियन डॉलर यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए में यहां पर आपको खरीदा गया था। इसके बाद बायजू का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एसेट आकाश है, ठीक है, लेकिन इसकी ओनरशिप बेहद जटिल और अस्पष्ट है। बायजू ने लगभग 1 बिलियन डॉलर करीब 8,000 करोड़ रुपए में आकाश के अधिग्रहण यहां पर आपको किया हुआ था। इन तीनों कंपनियों को अगर बेचा जाए तो बायजू के पास करीब 1.4 से लेकर के 1.5 बिलियन डॉलर के यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसमें टर्म लोन और मौजूदा लोन को सेटल करने के बाद उसके पास केवल 150 से 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए ही यहां पर आपको बचेंगे। बायजू हर साल करीब 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए बर्न कर रहा है। ऐसे में बायजू कभी भी फट सकता है और ऐसा लगता है कि बायजू यहां पर बहुत ही जल्द यहां पर दिवालिया होने की खबरें भी आ सकती हैं। अगर उन्हें सही तरीके से डील नहीं किया गया, सही तरीके से वापस से एसेट नहीं किया गया तो आपको बहुत जल्दी बायजू दिवालिया हो गया ऐसी न्यूज सुनने को मिल सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम यहां पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।